नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिरकार अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे भारत देश को गुलाम बनाया। आखिरकार क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से हम अंग्रेज़ों के धीमे धीमे क्या बन गए, गुलाम बन गए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम आज जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो यूरोपीय लोग थे, यानी यूरोप के जो लोग थे, वो किस तरीके से आए और किस क्रम में उनका आना हमारे देश में हुआ। तो देखिए, हम आपको बता दें, सबसे पहले जो भारत में आए वो पुर्तगाल के लोग आए। कहाँ के? पुर्तगाल के। पुर्तगाल एक देश है ही। और सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को, आप डेट याद कर लें, 17 मई 1498 ईस्वी को ये वास्को डी गामा नाम का जो व्यक्ति है, ये हमारे कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह हमारे देश का एक बंदरगाह है, वहां पर पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को। तो यहाँ से एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिरकार भारत की खोज किसने की थी। आपने सुना होगा, तो उसमें इसका नाम आता है वास्को डी गामा। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोप से जो लोग आए थे वो कौन आए थे? पुर्तगाल लोग आए थे। और पुर्तगाल में कौन व्यक्ति आया था? वास्को डी गामा, 17 मई 1498 को। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में आगमन हुआ डच लोगों का। तो डच जो आए थे हमारे देश में, वो आए थे 1598 ईस्वी में। और डच के बाद हमारे देश में आगमन हुआ अंग्रेजों का। अंग्रेज मतलब जो इंग्लैंड के रहने वाले लोग थे, उनका आना स्टार्ट हुआ। और इन्होंने ही हमको क्या बनाया था? गुलाम बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 200 वर्षों से ज़्यादा तक हम अंग्रेजों के क्या रहे थे? गुलाम रहे थे। एक एक करके हम सीखेंगे कि वो क्या तरीका था। तो अंग्रेज हमारे भारत में आए थे 1600 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद डेनिश, तो डेनिश लोग जो आए थे भारत में, वो आए थे 1618 ईस्वी में। और इनके बाद आए थे फ्रांस के लोग, यानी फ्रांसीसी लोग, तो जो वो आए थे 1674 ईस्वी में। तो ये हमने क्रम जान लिया कि भारत में जो यूरोपीय लोग थे वो किस तरह से आए थे और कब कब आए थे। देखिए, अब हम जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना किस तरीके से हुई और क्या उनका क्रम रहा था। अब देखिए, मैं आपको यहाँ समझा दूँ। जब ये विदेशी लोग भारत में आना शुरू हुए, तो ये कह के थोड़ी ना आए थे कि हम आपको गुलाम बनाएंगे। ये अपने व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ से। सन 1400 और 1500 के लगभग यूरोप के जितने भी देश हैं ना, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे वहाँ पे। यानी वहाँ पे एक तरीके से ये कह सकते हैं आप कि वो हमसे भी पीछे थे उस ज़माने में। लेकिन हमारे भारत में उस समय इतना संपन्न था हमारा भारत देश कि बेहद संपन्न था। और हमारे देश को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जब इस संपन्नता के बारे में इन विदेशी लोगों को पता लगा, यूरोप वालों को, तो उन्होंने भारत की ओर रुख करना स्टार्ट किया। और इन्होंने इसलिए भारत की ओर रुख करा क्योंकि ये यहाँ पे अपना व्यापार जमाना चाहते थे और अपने व्यापार जमा के अपना लाभ कमाना चाहते थे। ठीक है, तो क्या क्रम था इनके व्यापार का? इन्होंने जो अपनी कंपनी यहाँ पे खोली थी व्यापार के उद्देश्य से, तो किस क्रम में वो कंपनियां खुली और कैसे फिर हम धीमे धीमे इन अंग्रेज लोगों के गुलाम बन गए। देखिए, कंपनियां तो कई देश के लोगों ने खोली, लेकिन कामयाब केवल अंग्रेज ही रहे, यानी इंग्लैंड के रहने वाले लोग थे, बस वही कामयाब बने। बाकी और जो देश के लोगों ने कंपनियां खोली थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। तो हम फिलहाल उन कंपनियों का क्रम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे भारत देश में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये पुर्तगाल के लोगों ने कंपनी खोली थी और इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। कब हुई थी? 1498। फिर उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने अपनी कंपनी खोली, इसका नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो हुई थी स्थापना सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद डच लोगों ने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम रखा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। यहाँ से भी कई बार ना एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे ये है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश के लोगों ने जो अपनी कंपनी खोली थी, वो खोली थी सन 1616 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रांस के लोगों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, इसका नाम रखा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये खुली थी सन 1664 ईस्वी में। और उसके बाद स्वीडिश लोगों ने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम रखा था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये खुली थी 1731 ईस्वी में। तो ये है कुछ यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम।
देखिए, अब हम जानते हैं कि जो अंग्रेज लोग थे वो कैसे धीमे धीमे भारत में सेटल हुए और किस तरीके से धीमे धीमे उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाना स्टार्ट किया। आइए देखिए, क्रम से जानते हैं एक एक करके। तो हम सीखेंगे कि अंग्रेजों का जो भारत में आगमन हुआ वो कैसे हुआ आखिरकार। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में मैंने जैसा अभी बताया था, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली थी। वास्को डी गामा को भारत का नक्शा पता था, लेकिन वो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। तो अब तक पुर्तगाल और डेनिश लोगों ने भारत के नक्शे के बारे में, सॉरी डच लोगों ने भारत के नक्शे के बारे में जान लिया था। नक्शे से मतलब है कि वो समुद्री रास्ता जो था वो पता लग गया था उन लोगों को। किन किन को? पुर्तगाल के लोगों को और डच लोगों को। लेकिन अंग्रेज लोगों को अभी भी भारत के जो समुद्री रास्ता था भारत पहुंचने का, उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं थी। अब होता क्या है, देखिए यहाँ से एक अंग्रेजी मतलब जहाज का वो था कैप्टन, या यूँ कहें कि एक अंग्रेजी नाविक था ये, इसका नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक। तो इसको पहली बार भारत के जो समुद्री मार्ग था उसके बारे में जानकारी मिली। और उसको ये जानकारी कहाँ मिली? इसने एक जहाज लूट लिया था जो रास्ते में कहीं जा रहा था, और उस जहाज में बाई चांस वो जो भारत का समुद्री मार्ग था उसका नक्शा मौजूद था, और वो इसको मिल गया था। किसको? सर फ्रांसिस ड्रेक को। और फिर इसने उस नक्शे से पता करके भारत के जो समुद्री मार्ग था, जहाँ से भारत पहुंचा जा सकता था, उसके बारे में पता लगा लिया। अब इसने ये वाली बात जाके इंग्लैंड के जो लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी, उनको उसने बताई कि भाई ऐसे ऐसे एक भारत है और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा समृद्धि है, बहुत पैसा है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। तो फिर लगभग 200 अंग्रेजी व्यापारियों ने मिलकर उस समय भारत में एक कंपनी की शुरुआत करने की योजना बनाई, और उस कंपनी का नाम रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह सकते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई? सन 1600 ईस्वी में। क्योंकि इन लोगों के मन में लालच आ चुका था कि भारत बहुत समृद्ध देश है और भारत बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहते थे। बहुत समृद्धि हमारे देश में उस समय हुआ करती थी, ठीक है। अब उस समय जब ये अंग्रेज लोग भारत आए, उस समय हमारे यहाँ मुगलों का शासन था, और उस समय तक जब ये सन 1600 ईस्वी तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अकबर के बाद जो उनके बेटे थे जहांगीर, वो उस समय राजा बने हुए थे, अर्थात वो उस समय मुगल साम्राज्य के राजा थे। कौन? जहांगीर। तो सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, उस जहांगीर राजा से अनुमति लेने के लिए कि भाई हम अपने व्यापार को क्या करना चाहते हैं, और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं आपके देश के अंदर। तो शुरुआत में जहांगीर ने इस कैप्टन विलियम हॉकिंस को मना कर दिया कि भाई हम आपको अपने देश में और ज़्यादा आपके व्यापार को एक्सटेंड करने की अनुमति हम नहीं देंगे। लेकिन कोई बात ना, उस समय उन्होंने मना कर दी, तो अंग्रेज फिर बार बार प्रयास करते रहे। जैसे 1 महीने के बाद फिर गए, और उन्होंने और ज़्यादा उनको लालच देने का मतलब इस तरीके से योजनाएं बनाई कि भाई राजा साहब आप हमें अनुमति दे दो, हम आपको इतना टैक्स देंगे, ये करेंगे, तरह तरह के प्रॉफिट वाली बातें उन्होंने बताई कि आपको इतना लाभ होगा, ये होगा। और फिर आखिरकार जहांगीर भी उनकी बातों में आ गए, और फिर उन्होंने उसको विलियम हॉकिंस को अनुमति दे दी कि अब आप अपने व्यापार को हमारे पूरे भारत में क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं और अपने व्यापार को कर सकते हैं। अनुमति मिलते ही अंग्रेजों ने एक कंपनी खोली पटना में, एक कंपनी खोली सूरत में, और एक मुंबई और एक चेन्नई। इस तरह से अंग्रेजों ने धीमे धीमे, जब इन्हें अनुमति मिल गई, तो लगभग पूरे देश में उन्होंने क्या कर दी, कंपनी अपनी स्थापित कर दी। अब जब पूरे देश में लगभग इनका व्यापार शुरू हो गया था अंग्रेजों का, तो इन्हें बहुत मोटा लाभ होने लगा, और इतना मोटा लाभ होने लगा कि ज़्यादा लाभ होने की वजह से इनके मन में और ज़्यादा लालच बढ़ गया। अब अंग्रेजों के मन में ये आने लगा कि अब हम इंडिया को छोड़ कर नहीं जाएंगे, यहाँ व्यापार भी करेंगे और इन पे अपना राज भी करेंगे। तो अंग्रेजों के मन में लालच बढ़ गया, और इन्होंने फिर क्या करा, भारत को अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, यानी भारत पर राज करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। और सबसे पहले अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। इन्हें लगा कि हम मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ देंगे, हम जंग में जीत जाएंगे, तो पूरा शासन हमारा हो जाएगा भारत पे। लेकिन हुआ क्या,
उस समय अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा उस जंग में। क्यों? क्योंकि उस समय औरंगजेब राजा था और औरंगजेब के पास अच्छी खासी मुगल सेना थी और अंग्रेजों के पास उस समय उतनी ज़्यादा सेना नहीं थी। शुरुआत का मामला था। तो अंग्रेज उस लड़ाई में क्या हो गए थे? हार गए थे। कब हुई थी पहली लड़ाई? 1686 ईस्वी में बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों की हार हुई थी। अब अंग्रेज इस हार से इतना तो जान गए थे कि इनसे फिलहाल जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इस समय तक एक अच्छी खासी यूनिटी, एक बढ़िया एकता हमारे देश में देखने को मिलती थी। ज़्यादा हमारे देश बंटवारे के हिस्से में नहीं था। तो अंग्रेजों की बहुत तगड़ी हार हुई थी 1686 ईस्वी में और औरंगजेब ने उस समय उसको लीड किया था युद्ध को। अब होता क्या है, यहाँ से अंग्रेजों के समझ में ये खूब आ गया था कि भाई हम इनको शायद नहीं हरा पाएंगे। अब यहाँ से अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाना शुरू करा और यहाँ से शुरू होती है भारत की बर्बादी। बर्बादी से मतलब भारत के बुरे दिन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि इनको ऐसा नहीं हरा सकते तो फिर क्या करा जाए। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो वाली नीति शुरू कर दी। अब आप कहोगे ये क्या होती है? मतलब अंग्रेजों ने क्या करा, आपस में राजाओं में लड़ाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि हिंदू मुस्लिम लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया, या जिन राजाओं में आपस में नहीं बनती थी तो एक राजा से दूसरे राजा को लड़ाना शुरू कर दिया। मतलब वो जानबूझ के कुछ ऐसा करने लगे कि ये लोग आपस में लड़ें झगड़ें, और जब ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा हमें मिलेगा। तो उन्होंने फूट डालो और राज करो वाली नीति सिवाय शुरू कर दी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी हमारे देश के कुछ हरामखोर गद्दार नेता इसी रूल को क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। जी हाँ, आज भी ये हमारे देश में हो रहा है। वो नेता लोग कभी नहीं चाहते कि जनता एक होकर रहे, मिलजुल कर रहे। नहीं, नेता लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जनता लड़ती रहे, झगड़ती रहे और हमारे पैरों में आके गिड़गिड़ाती रहे, जिससे कि हमारा वर्चस्व बना रहे। तो ये चीज़ अंग्रेजों ने उस समय स्टार्ट की थी 1686 की लड़ाई में हार के बाद। तो फिर धीमे धीमे अंग्रेजों ने आपस में लोगों को लड़ाना स्टार्ट कर दिया, भारत में भारत के राजाओं को लड़ाना शुरू कर दिया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि धीमे धीमे अंग्रेजों का वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब देखिए, इससे आगे का समझते हैं। अब क्या होता है यहाँ से, चूँकि अभी बताया था हमने कि अंग्रेजों ने हार स्वीकार कर ली थी, या यूँ कहें कि औरंगजेब ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया था युद्ध में, ठीक है। अब अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी किनसे? औरंगजेब से। और उन्होंने ये वचन दिया कि अब आगे से हम कभी भी आपके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। और फिर औरंगजेब ने उन पर कई तरह के चार्जेस लगाए, यानी कई तरह के कुछ टैक्स वगैरह उन पर लगाए, बहुत सारी रकम एक तरीके से उनसे वसूली और उन्हें बाद में माफ़ भी कर दिया। और यही सबसे बड़ी गलती रही औरंगजेब की, अंग्रेजों को क्या करना? माफ़ करना। कोई बात ना, अंग्रेजों को माफ़ कर दिया औरंगजेब ने। अब देखिए, उनका व्यापार जैसे पहले चलता था लगभग वैसे ही स्टार्ट हो गया फिर दोबारा से, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर ली थी? माफ़ी मांग ली थी औरंगजेब से। अब यहाँ से देखो क्या होता है। अब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि कोई भी ज़्यादा बढ़िया मुगल शासक नहीं आ पाया, मतलब जो एक बेहतरीन तरीके से क्या कर सके? राज कर सके। अब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो जो मुगल लोग थे वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। अब आप कहोगे क्यों लड़ने झगड़ने लगे? क्योंकि शासन को हथियाना चाहते थे। देखिए, हर शासन एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई चाहता है कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, मेरा वर्चस्व बने, लेकिन हर कोई तो राजा नहीं बन सकता। तो यहाँ से औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो मुगल के जो लोग थे वो ही आपस में लड़ने लगे, क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए। अब जब आपस में लड़ने लगे तो जो मुगल सेना थी वो धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी। यूँ कहें कि मुगलों की ताकत कमजोर पड़ने लगी। अब यहाँ से क्या होता है कि इसके बाद औरंगजेब के मरने के बाद कभी भी मुगल साम्राज्य ढंग से चल ही नहीं पाया, क्योंकि कोई भी ऐसा बढ़िया राजा हो ही नहीं पाया। आपने पता होगा कि जब राजा बेवकूफ़ होते हैं ना तो साम्राज्य बढ़िया नहीं चलता है, राजा दमदार होता है तो साम्राज्य बढ़िया चलता है। ठीक है, ये चीज़ आज भी है, आप देख लो। अब यहाँ से क्या होता है, मुगलों की धीमे धीमे कमजोरी लगभग सभी लोगों को पता लग गई कि अब मुगलों में पहले जैसी ताकत नहीं बची है। इसका फायदा उठाते हुए पारसी लोगों ने मुगल साम्राज्य पे हमला बोल दिया। और इतिहास में ये बताया गया है कि पारसियों का हमला इतना तेज था कि वो लड़ते लड़ते दिल्ली तक पहुंच गए थे। अब फिर उन्होंने किसी तरह से अंग्रेजों की हेल्प लेके या मान लीजिए उनसे समझौता किया उन्होंने, और उस समय ऐसा बताया जाता है कि लगभग 2 करोड़ रुपए मुगलों को देने पड़े थे उन पारसी लोगों को,
तब जाके उनका शासन बचा था। कितने रुपए? 2 करोड़। उस जमाने में आप सोच के देखिए कितनी बड़ी रकम रही होगी उस टाइम पे। अब यहाँ से क्या होता है, क्योंकि पैसे भी मुगलों के चले गए, सेना में अब उतनी ताकत रही नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े इन लोगों में बढ़ने लगे, मनमुटाव आपस में हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि मुगल जो है बहुत ज़्यादा धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगे। अब इसी बात का इंतजार था अंग्रेजों को। वो तो ये चीज़ पहले से ही कर रहे थे कि भाई इनको किसी प्रकार से कमज़ोर किया जाए, और कमज़ोर करने का उनका तरीका था कि जब तक ये आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक ये कमज़ोर नहीं बनेंगे। अब जैसे ही मुगल कमज़ोर पड़ने लगे, अंग्रेजों ने इसी बात का मौके से फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। और अंग्रेजों ने फिर सबसे पहले जो बंगाल में नवाब हुआ करता था उस समय सिराजुद्दौला, और मैं आपको बता दूं उस टाइम पे बंगाल हमारे देश का सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र था, यानी सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे था अगर एक तरीके से कहा जाए, यानी बहुत ज़्यादा तरक्की वहाँ पे थी उस टाइम पे जब ये हो रहा था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके खिलाफ अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अब इनकी शासन उतना बढ़िया नहीं है, इनकी कमजोरी उनके हाथ लग गई थी, और तब तक अंग्रेजी सेना क्या हो गई थी? मजबूत हो चुकी थी। तो 1757 में ये हुआ कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? हरा दिया। और अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको वहां का क्या बना दिया? नवाब, क्योंकि ये मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, तो मीर जाफर को क्या बना दिया था? नवाब। अब यहाँ से क्या होता है, मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब अंग्रेजों ने धीमे धीमे जितनी भी जगह जगह अलग अलग राजा हुआ करते थे उनमें आपस में फिर से लड़ाइयाँ शुरू करा दी। जैसे अवध में इन्होंने कब्जा कर लिया था लड़ाई करके, बंगाल में इन्होंने कब्जा कर लिया, और जो मुगल लोग थे वो वैसे कमज़ोर पड़ गए थे, और इधर दक्षिण भारत में निजाम थे और मराठा थे, तो इनको आपस में उन्होंने क्या कर दिया? लड़ा दिया। तो यानी अंग्रेजों ने कुल मिला के लगभग पूरे देश में जहाँ जहाँ जो मजबूत राजा थे उनको या तो युद्ध में हरा दिया था, या उनमें आपस में फूट डलवा के लड़ाई झगड़े करा के इतना कमजोर कर दिया कि अब लगभग 1800 ईस्वी अब तक यहाँ आ चुकी थी, और 1800 ईस्वी तक आते आते ये समझ लीजिए कि लगभग पूरे भारत देश में उन्हीं का राज स्थापित हो गया था। किनका? अंग्रेजों का। यानी इतनी उन लोगों ने चालबाजी खेली कि आपस में राजाओं को लड़ा के या मान ले किसी राजा को हरा दिया, क्योंकि कमजोर पड़ गए, और तब तक अंग्रेजों की सेना मजबूत हो चुकी थी, तो उन्होंने लगभग ये समझ लीजिए पूरे भारत में अपना राज्य क्या कर दिया? स्थापित कर दिया था यहाँ तक। अब देखिए 1800 यानी जब 18वीं सदी आई, यानी सन 1800 तक, ये समझ लीजिए कि लगभग भारत में केवल कुछ ही हिस्से ऐसे रह गए थे जहाँ भारत का कब्जा, अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, वरना ज़्यादातर हिस्सों में लगभग अंग्रेजों का ही कब्जा भारत में हो चुका था। कब तक? 1800 ईस्वी तक। अब क्या होता है, यहाँ से अंग्रेजों ने फिर देखो दिमाग लगाना स्टार्ट किया। अंग्रेजों ने यहाँ से फिर कुछ अच्छे काम भी भारत में करे, जैसे स्कूल की मतलब व्यवस्था बनाना, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, या यूँ कहें कि सड़कें भारत में डलवाना, या रेल भारत में लेके आना। तो इससे हुआ क्या कि कुछ जो बुद्धिमान लोग थे, या जिन्हें हम समाज सुधारक कह सकते हैं, कुछ जो समाज में अच्छे लोग थे, वो अंग्रेजों का साथ देने लगे। उन्हें लगा कि यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बढ़िया कर दी थी, रेलवे बना दिया था, सड़क वड़क अच्छे से करनी शुरू कर देते। अब इसका फायदा धीमे धीमे अंग्रेजों को मिलने लगा। यानी अंग्रेजों के कुछ लोग खिलाफ भी रहते थे, और उनके कुछ अच्छे कामों की वजह से अंग्रेजों का कुछ लोग साथ भी उस समय देते। तो ये स्थिति बन गई थी। अब उन्होंने क्या करा, इसी दौरान जो बड़े बड़े जमींदार हमारे देश में हुआ करते थे उनको अपने शासन में क्या करा, मिलाना शुरू करा, उनको लालच देके, उनको ऑफर देके, और फिर उनसे अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें फसल वगैरह कराना, ये सारी चीज़ अंग्रेज कराने लगे धीमे धीमे। अब क्या होता है, मुगल साम्राज्य पहले से बड़ा कमजोर पड़ गया था, अब अंग्रेजों को मौका मिल गया था, और मुगल साम्राज्य का जो आखिरी बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, ये कई बार एग्जाम में भी आता है कि मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेजों ने इस आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को भी क्या कर दिया था? बंदी बना लिया था अपना, और बंदी बना के रंगून की जेल में क्या कर दिया था? भेज दिया था, और ये घोषणा करी थी कि आज के बाद अब कोई भी मुगल साम्राज्य का बादशाह नहीं बनेगा। और इस घटना के बाद पूरा का पूरा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। यानी फिर अब कोई भी हिस्सा देश में ऐसा नहीं रह गया था जहां अंग्रेजों की ना चलती हो, अंग्रेजों का शासन ना हो। तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरह से अंग्रेज भारत में आए और किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति से हमारे भारत को गुलाम बनाया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही किसी अगली वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कि आखिरकार अंग्रेजों से
हमें आज़ादी कैसे मिली, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।